हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं और जो आई होता है वो होता है चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि क्यू बाई टी को हम करंट बोलते हैं, जहाँ पे जो क्यू होता है ये चार्ज होता है, टी टाइम होता है। अब देखिए, हम आई को इस तरीके से भी लिखते हैं, आई को हम डी क्यू बाई डी टी भी लिखते हैं, डी क्यू बाई डी टी। ये हम कब यूज़ करते हैं? तो ये हम तब यूज़ करते हैं जब थोड़ा सा चार्ज थोड़े से टाइम के लिए फ्लो करता है, तो उसको हम लिखते हैं डी क्यू बाई डी टी। ये देखिए किस तरीके से आता है। अगर हम केस लेके चले कि अगर थोड़ा सा चार्ज है, यानी कि थोड़े के लिए हम लिखते हैं डेल्टा क्यू। अगर हमारे पास डेल्टा क्यू चार्ज है, वो थोड़े से टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, डेल्टा टी टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, तो जो हम आई को लिखेंगे वो हम लिखेंगे डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये हमने करंट को लिखा। अब देखिए यहाँ पे अगर जो इंटरवल है, यानी टाइम इंटरवल है, डेल्टा टी है, वो बहुत ही स्मॉल है, यानी कि वो ज़ीरो को टेंड करवा रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम इस पर लिमिट लगा देते हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो। तो इससे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये डेल्टा डी में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आएगा हमारे पास डी क्यू बाई डी टी। तो जो आई की जो वैल्यू हम लिखते हैं वो हम लिखते हैं डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी। तो ये वैल्यू कब है? जब थोड़ा सा चार्ज है, वो थोड़े से टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, तो उस टाइम जो हम करंट लिखेंगे वो हम लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी। उसके बाद हमने जो बताया कि जो करंट की जो यूनिट होती है वो होती है हमारे पास एम्पियर। तो अब एक डेफिनेशन आती है कि 1 एम्पियर क्या होता है। तो 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे पहले हम आई का फॉर्मूला लिखते हैं कि जो आई होता है वो क्यू बाई टी होगा। तो अब देखिए आई की वैल्यू 1 कब होगी, यानी ये वैल्यू 1 कब होगी? जब क्यू की वैल्यू 1 हो और टाइम की वैल्यू 1 हो। यानी कि अगर 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है, तो उस टाइम जो हम करंट कहेंगे वो हम कहेंगे 1 एम्पियर। तो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है ये समझ में आया होगा कि जब 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो करता है, तो वहाँ पे हम जो करंट की वैल्यू कहेंगे वो 1 एम्पियर कहेंगे। उसके बाद हमने करंट की डायरेक्शन को स्टडी किया था इस तरीके से। अगर हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है, ये यहाँ पे वोल्टेज होगी भी, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो अब देखिए ये जो कंडक्टर है, अगर हम इसकी लेंथ को भी कुछ लेके चले कि हम मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो एल है, तो ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो किधर अट्रैक्ट होंगे? वो इधर अट्रैक्ट होंगे, इसका मतलब वो इधर आएंगे। तो इस केस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक करंट को बनाएंगे। अब नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इधर फ्लो करेगा, तो उसको हम कन्वेंशनल करंट कहेंगे। कन्वेंशनल करंट वो होता है जो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। तो ये जो सब चीज़ें थी ये हमने पीछे डिस्कस की। तो आई होप आप सबको ये जो चीज़ें हैं ये समझ में आई होंगी। करंट क्या होता है, करंट को डी क्यू बाई डी टी कब लिखते हैं, डी क्यू बाई डी टी कैसे आता है, वो इस तरीके से आता है। 1 एम्पियर क्या होता है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जब 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकंड के लिए फ़्लो करेगा, तो उस टाइम जो करंट को कहेंगे हम वो 1 एम्पियर कहेंगे। उसके बाद हमने जो इलेक्ट्रॉनिक करंट था, इलेक्ट्रॉनिक करंट की जो डेफिनेशन थी या डायरेक्शन थी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव थी, और जो कन्वेंशनल करंट था उसकी जो डायरेक्शन थी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव थी। ये सब यहाँ पे हमने पीछे डिस्कस किया, और ये आपको आगे के कंसेप्ट के लिए पता होना ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने से पहले हम थोड़ा सा एक जनरल कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कंडक्टर बना देता हूँ इस तरीके से। ये हमने एक कंडक्टर को बनाया। अब देखिए ये हमने कोई भी एक मेटल का कंडक्टर ले लिया। अब मेटल है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जब हमने इस पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया, तो जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, मतलब उसकी जो मोशन होगी वो कैसी मोशन होगी, वो एक रैंडम मोशन होगी, यानी कि वो उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो रैंडम मोशन की वजह से कोई इलेक्ट्रॉन कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से इसकी जो वेलोसिटी होगी वो उसकी थर्मल वेलोसिटी होगी, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा है, तो उस टाइम जो उसकी वेलोसिटी होगी उसको हम थर्मल वेलोसिटी कहेंगे। अब देखिए, जब हमने इस कंडक्टर पे कोई भी पोटेंशियल नहीं लगाया, तो ये कंडक्टर है, ये करंट शो नहीं कर रहा, इसका मतलब इसकी जो रैंडम मोशन है उसकी सब की वेलोसिटी का सम किसके इक्वल होगा, वो ज़ीरो के इक्वल होगा। तो अब देखिए, अब हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि वो ड्रिफ्ट करते हुए इधर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी टाइम जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन आती है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि जब अगर हमने कोई कंडक्टर लिया है, जब हमने उस कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और उस टाइम जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, उस टाइम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। तो अब ये पूरा एक आर्टिकल है, तो इसको करते हैं। अब देखिए, हमने एक कंडक्टर लिया, तो इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरीके से। तो हम मान लेते हैं कि जो स्मॉल n है ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब देखिए, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे इनकी जो मोशन होगी वो एक रैंडम मोशन होगी। तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, मतलब रैंडम वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो u1 है वो पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, u2 है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन की, ऐसे ही जो un है वो nth इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी है, यानी कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे मूव कर रहे हैं, रैंडम मोशन मूव कर रहे हैं, तो रैंडम थर्मल वेलोसिटी है। अब देखिए, जो कंडक्टर है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे कोई भी करंट शो नहीं कर रहा, जब हमने उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, तो इसका मतलब उसकी जो रैंडम थर्मल वेलोसिटीज़ हैं उनका अगर हम एवरेज लें तो वो हमारे पास आएगा ज़ीरो के इक्वल। ये यहाँ पे थर्मल वेलोसिटीज़ का सम है, इसको एवरेज के लिए हमने यहाँ n से डिवाइड किया है। तो कोई भी करंट शो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब जो रैंडम थर्मल वेलोसिटी है उनका जो सम होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा। अब ये जो कंडक्टर है इस पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, यानी कि कुछ पोटेंशियल हमने अप्लाई किया इस तरीके से। तो अगर ये v है, अगर हम कंडक्टर की जो l लेंथ है वो उसको हम स्मॉल l लेते हैं, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो हमने कंडक्टर पे लगाई उसको हम लिखेंगे E इज़ इक्वल टू v/l, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाएगी वो इस तरीके से लिखी जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब देखिए, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए इस तरीके से। जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरीके से पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट होना स्टार्ट करेंगे। तो इसका मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पे एक फोर्स लग गया, और वो जो फोर्स होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक
फील्ड होती है उसको हम लिखते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, यानी कि फोर्स, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है -E। तो हम कैसे लिखेंगे, तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी हमारे पास -E इंटू ई। ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई। हम डायरेक्शन भी लेके चल रहे हैं तो हम वेक्टर लगाएंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब देखिए हमें पता है कि अगर हम जो m है वो लेके चले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर हमने m को इलेक्ट्रॉन का मास माना तो जो फोर्स होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम इक्वल लिखे, कंपेयर करें, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा m इंटू ए इज इक्वल टू -E इंटू ई। ये हमारे पास आएगा। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू को निकाल लेते हैं कि जो एक्सेलरेशन होगा हमारे पास वो होगा -E डिवाइडेड बाय m। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 5 आ गई। अब देखिए जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। तो फोर्स की वजह से उसके अंदर एक एक्सेलरेशन हो गया। अब हमने कुछ इक्वेशंस पढ़ी हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन को यूज़ करके हम जो फाइनल वेलोसिटीज़ है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए टाइम क्या होगा, t क्या होता है, यहाँ पे टाइम होता है। तो देखिए यहाँ पे हम जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जब उस पर फोर्स लगाया उसके अंदर एक्सेलरेशन हो रहा है, तो उसके लिए जो वेलोसिटी लिखेंगे उसको हम लिखेंगे v1। वो क्या होगा, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी u1 प्लस उसके अंदर एक्सेलरेशन हो रहा था वो इनटू टी की जगह हमने टो1 लिखा। ये जो टो होता है ये हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम होता है, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में, यानी कि यहाँ पे कोलिजन किया, यहाँ पे कोलिजन किया, तो इसके बीच में वो कितना टाइम ले रहा है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो ऐसे ही हम जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए जो वेलोसिटी लिखेंगे वो हम लिखेंगे u2 प्लस ए इंटू टो 2। जो हमारे पास तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए हम लिखेंगे u3 प्लस ए इंटू टो 3। जो nth होगा हमारे पास vn, उसके लिए हम लिखेंगे un प्लस ए इंटू टो n। ये हम लिखेंगे। अब देखिए हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट क्या होती है कि जब फोर्स लग गया तो उस टाइम उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो ये जो वेलोसिटी है इन सब का हम एवरेज लेंगे और वो जो वेलोसिटी आएगी हमारे पास वो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी हमारे पास वो होगी v d। ये क्या होगा हमारे पास v1 प्लस v2 प्लस vn और डिवाइडेड बाय n। तो ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। अब देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू थी इनको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा v1 की वैल्यू थी हमारे पास u1 प्लस ए इंटू टो 1। उसके बाद v2 की जो वैल्यू थी वो थी u2 प्लस ए इंटू टो 2 प्लस इस तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे un प्लस ए इंटू टो n और डिवाइडेड करेंगे हम n से। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए
जो u वाली टर्म है यहाँ पे u1 u2 और un इसको हम इकट्ठा लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये हो गया u1 प्लस u2 प्लस डैश लगा के un प्लस ए सभी टर्म में कॉमन है तो इसको भी ले लेते हैं, तो ये ए हो गया। अंदर जो बचेगा वो बचेगा टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो n, और पूरे के डिवाइड में n था, तो इस तरीके से हो गया ये। अब देखिए ये होगा हमारे पास, अगर हम n को इसके नीचे लिखें u1 प्लस u2 प्लस un डिवाइडेड बाय n प्लस ए टो 1 प्लस टो 2 टो n डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पे देखिए अगर इस इक्वेशन को देखें हम, इस इक्वेशन से ये जो हमारे पास आ रही है ये हमारे पास वी डी के इक्वल है। तो इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पे अगर हम इक्वेशन 1 का यूज़ करें तो ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा प्लस, और ये होगा हमारे पास ए, और ये जो टर्म है ये हमारे पास एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, तो इसको हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो वी डी की वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी ए इंटू टो। ये हमारे पास वी डी की जो वैल्यू है वो ये आएगी। अब हम जो ए की वैल्यू हमने पहले निकाली थी उसको हम पुट करते हैं। ए की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा वी डी इज इक्वल टू, यह आएगा हमारे पास माइनस ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टो। ये आएगा हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। ये हम सब वेक्टर में लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ये हमारे पास फाइनल फार्मूला आ गया। अगर हम ड्रिफ्ट स्पीड देखें वहाँ पे हम डायरेक्शन नहीं लगाते, तो जो ड्रिफ्ट स्पीड आएगी वो आएगी हमारे पास माइनस ई प्लस ई बाई एम इंटू टो। ये हमारे पास एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड आएगी। तो आई होप आप लोगों को ये जो आर्टिकल है वो समझ में आया होगा।